कि सिंध की तरक्की के लिए एक नया बल्दियाती निज़ाम लाना चाहिए। 2-3 करोड़ की आबादी का शहर रात को सोता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, इस वक्त शहर कायद में धरनों की सियासत जोरों पर है। सिंध हुकूमत की जानिब जब से नया बल्दियाती बिल पेश किया गया है उस वक्त से लेकर अब तक गोया कराची की सियासत में एक हलचल सी बरपा है। जमात इस्लामी की जानिब से जहाँ तवील मुद्दती धरना दिया गया, वहीं MQM, तहरीक इंसाफ समेत पाक सरजमीन पार्टी नए बल्दियाती बिल के खिलाफ अब भी सरापा एहतजाज है। कुछ हलकों की ये राय है कि सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची की मखसूस सियासी जमातों के एहतजाज में जमात इस्लामी ने सबकत हासिल कर ली है। बल्दियाती कानून में हुकूमत सिंध ने जो तब्दीलियां करने का वादा किया उस जमात इस्लामी अपनी फतह करार दे रही है। एहतजाज करने वाली दीगर सियासी जमातें इस मुआहदे को अब तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। और जो हुकूमत सिंध जमात इस्लामी के माबैन हुआ है, MQM ये कहती है कि सिंध हुकूमत ने तो जमात इस्लामी को मुआहदे के नाम पर मामू बनाया है। दूसरी जानिब PSP ने 3 रोज से फवारा चौक कराची में धरना दिया हुआ है। मुस्तफा कमाल ये ऐलान करते हैं कि सूबाई फाइनेंस कमीशन के लिए सिर्फ तहरीरी मुआहदा करके धरना ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि धरना सूबाई फाइनेंस कमीशन के लिए असम्बली से बिल पास होने के बाद ख़त्म किया जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की दरख्वास्त पर एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें सिंध लोकल बॉडीज़ तरमीमी एक्ट की शेख 74 और 75 को कलअदम करार दिया है और साथ ही हुक्म दिया है कि कानून के आर्टिकल 140A से इसे हम आहंग किया जाए। कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 140 के तहत बल्दियाती हुकूमत का क़याम अमल में आता है और मकामी हुकूमतों के पास बल्दियाती इख्तियारात हैं। अदालत ने कहा कि सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है और बल्दियाती हुकूमत के तहत आने वाला कोई नया मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। नाजरीन, अब ये देखना है कि क्या वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बल्दियाती एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। इख्तियारात की जारी ये जंग आखिरकार क्या रंग लाएगी और कराची के अमन और बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या तमाम सियासी जमातें अपना अपना किरदार अदा करेंगी और धरनों की सियासत से कराची को क्या कभी कोई फ़ायदा होगा भी? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। लेकिन असल जो मामला है वो बल्दियाती इदारों को मजबूत करने का है और उसमें ये देखना होगा कि बल्दियाती इदारों को मजबूत करने के हवाले से जो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर सिंध हुकूमत का क्या रद्दअमल होता है, सिंध हुकूमत क्या करती है। मुराद अली शाह का बयान तो सामने आ गया है और वो ये कह रहे हैं कि हम पाबंद नहीं हैं और ख़ास तौर पर वो ये भी कह रहे हैं कि एहतराम तो करते हैं लेकिन कौमी और सूबाई असम्बली के इख्तियारात बल्दियाती हुकूमत को नहीं दे सकते हैं। इसी पर हम आपके आज के प्रोग्राम में बात भी करेंगे और ज़रा ये भी जानने की कोशिश करेंगे खास कि पाक सरजमीन पार्टी क्या सोच रही है, क्योंकि पाक सरजमीन पार्टी का धरना अभी भी जारी है। MQM पाकिस्तान हो गई, पाक सरजमीन पार्टी है, PTI है और जमात इस्लामी है। तमाम अपोजिशन जमातों को ये चाहिए था कि मिलकर कोई लाहे अमल बनाते और मिलकर कोई एहतजाज करते और ज़ाहिर वो एक मिलकर अगर एहतजाज होता तो उसकी बात भी अलग होती। और ख़ास तौर पर जब सबका मुतालबा एक था और एक ही मुतालबे को लेकर एहतजाज किया जा रहा था तो ज़्यादा बेहतर ना होता कि ये एक ही जगह एहतजाज होता। तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई और सब अपना अपना एहतजाज कर रहे हैं। किसी का मुआहदा हुआ, किसी का नहीं हुआ। तो अब MQM पाकिस्तान तो आज के फ़ैसले को अपनी जीत करार दे रही है और वो ये कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला है और ज़ाहिर है ये हमारी दरख्वास्त पे फ़ैसला आया। अब ये सिंध हुकूमत को किस तरीके से करना है ये असल मामला है। इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल रशीद साहब, रहनुमा हैं जमात इस्लामी। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रशीद साहब। आप पर तो इल्ज़ाम ये लग रहा है MQM पाकिस्तान की जानिब से कि आपके साथ ये जो मुआहदा हुआ ये सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है। ये मुआहदा तो कर लिया गया है लेकिन कुछ करेगी नहीं और ख़ास तौर पे जो अदालत का फैसला आया है उसको जमात इस्लामी किस तरह देखती है? इसमें मेरा ख्याल है कि MQM की जहाँ तक बात करें तो MQM तो अपने करतूत पे पर्दा डालने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे करती है। जमात इस्लामी की सक्सेस को पूरे कराची के शहर के लोगों ने इसकी सताइश की है और हमने तो उनके बनाए वो उस कानून के अंदर जो तरमीम में वो पीपल्स पार्टी के साथ शामिल थे, हमने तो उसकी बहाली के लिए इकदाम उठाए हैं। जब ये शहर में कुछ नहीं कर सके और बयानों तक इनका तकिया था तो उसके बाद जब कोई जद्दोजहद कामयाबी की तरफ बढ़ रही है और शहर कराची के लोगों को उनके हुकूक को वापस मिलने की कुछ आमद शुरू हो गई है तो वो MQM ने अपना पुराना तर्ज सियासत शुरू किया है
कि मुखालफत पर मुखालफत और फिर उसके बाद कोई जाने और वाक़या और उसके बाद गाँव में क्या, तो मेरा ख्याल है कि इनको समझना चाहिए। तो रशीद साहब, ये जो आपसे मुआहिदा हुआ है सिंध हुकूमत का, ये कब तरमीम होगी? बाकायदा बिल की सूरत में कब लाई जाएगी ये चीज़? इसमें देखें जो कल कैबिनेट का इजलास है और 5 मुकामात के ऊपर जो तरमीम करनी है उन्होंने उसको ड्राफ्ट तैयार किया है और जुम्मे के दिन इंशाल्लाह सूबाई असेंबली का सेशन है और जुम्मे को जिसकी सेशन शुरू होगा तो उसमें पीपल्स पार्टी पर ड्यू है कि वो। और आप लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि जो मुआहिदा आपसे किया गया है वो उस पर पूरी तरीके से अमल दरामद होगा? देखिए, हम तो सियासी अखलाकियात के उस रवैये को भी हुस्न ज़न रखते हुए खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अगर कोई बिलफर्ज के कोई मुआहदे के बरखिलाफ इक़दाम किया तो जमात इस्लामी के पास सारे ऑप्शन खुले हैं उसके, लेकिन बहरहाल हम उम्मीद रखते हैं जैसे कि आप दोबारा भी धरना दे सकते हैं। जी, हम धरना भी दे सकते हैं, हमारे बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं उसके ऊपर और हमने तो बहुत वाज़ेह तौर पे कहा है कि अभी सिर्फ सिंध असेंबली के ऊपर बैठे थे 28 दिन, अब अगला मरहला आएगा तो हम सिंध हाउस, CM हाउस और गवर्नर हाउस एक साथ दोनों जगह पर भी बैठेंगे। तो आप ये कहते हैं कि जो सब एहतजाज कर रही हैं जमातें, अब उनके एहतजाज का कोई जवाब नहीं बनता, जो मुतालबात थे वो सबके सेम थे, वो मान लिए गए हैं, तो अब ये बात खत्म हो जानी चाहिए। देखिए, मेरा ख्याल है एहतजाज करना सियासी जमातों का हक है और हम खुद भी बहुत सारे मामलात के ऊपर पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के सामने स्टैंड पर हैं। मिसाल के तौर पर बराह रास्त मेयर के इंतखाब का मसला है जो उस पर इत्तेफाक उन्होंने नहीं किया और हमने बहुत वाज़ेह तौर पर उसको सोसाइटी में लिखवाया है कि हम इसके ऊपर स्टैंड पर मौजूद हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि मेयर का बराह रास्त इंतखाब होना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह अथॉरिटीज़ के अंदर वो रोल मौसर इंतजामी रोल की तरफ आए और हम ये कहते हैं कि हमारा ये स्टैंड मौजूद है कि अथॉरिटीज से मेयर कराची के सुपुर्द करनी चाहिए। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का एक देरीना मसला था, 2013 के अंदर MKM ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर तरमीम की थी और चेयरमैन खत्म किया था। आज जमात इस्लामी ने उस पर कामयाबी हासिल की है कि इन्होंने ये बात की है कि जी मेयर जो है वो चेयरमैन होगा वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का। इसी तरह जो है वो PFC अवार्ड जो है वो मौजूद था लेकिन उसका ऐलान नहीं हो रहा था। 2014 से ये चीजें पेंडिंग पड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये तमाम तर ये पूरा मुआहिदा है। जैसे रशीद साहब, मैं चाहूँगी आप हमारे साथ रहिए क्योंकि ज़ाहिर PSP का धरना भी जारी है और अब PSP का ये मुतालबा है कि सिर्फ यहाँ मुआहिदा ना हो जैसे जमात इस्लामी से किया गया, बल्कि बिल की सूरत में ये मिटमेंट की जाए और उसके बाद बात की जाए। तो हमारे साथ मौजूद हैं आसिया इसाक साहिबा पाकिस्तान PSP से और उनको हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आसिया साहिबा। वही मुतालबात हैं आपके जो MKM पाकिस्तान के थे, जो जमात इस्लामी के थे। जमात इस्लामी का मुआहिदा हो गया, आज सुप्रीम कोर्ट का MKM पाकिस्तान की पटिशन पर फैसला भी आ गया। PSP क्या समझती है कि अपने एहतजाज को भी आगे जारी रखा जाएगा या अगर ये जिस तरह कल काबीना का इजलास है, आगे जुम्मे को सिंध असम्बली का इजलास है और ये अगर हो गया और जैसा कि आप सबका मुतालबा एक ही है तो फिर आप लोग धरना ख़त्म कर देंगे अपना? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आपके सवाल का जवाब मेरे 2 मिनट में आपका लूँगी, उसमें तमाम जवाब आ जाएंगे। 2017 में अगर आपको याद हो तो पाक सरजमीन पार्टी ने 19 दिन प्रेस क्लब पे एहतजाज किया था। वो एहतजाज क्या था? वो एहतजाज वो 16 नुकात थे कि जिसके ज़रिए 2001 का जो बल्दियाती कानून था उसको लागू करवाना था। और हम तो पहले दिन से ये वाली बात कह रहे हैं कि पाक सरजमीन पार्टी 2013 के बल्दियाती कानून को मानती नहीं। उस वक्त तो 2021 का कानून आया ही नहीं था, तो हम तो 2017 से इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा कि शारा फैसल में माओ बहनों के साथ पाक सरजमीन पार्टी की पूरी क़यादत निकली थी। हम पर शेलिंग हुई, हम औरतों के ऊपर डंडे बरसाए गए, मैं ज़ख्मी हो गई लेकिन हम वहाँ पर खड़े रहे, हमने ये सब कुछ झेला। हमारी पूरी की पूरी क़यादत गिरफ्तार हो गई, अपनी जगह से नहीं हिली। हम लोग को प्रोटेक्ट करती रही लेकिन अपनी जगह से नहीं हिली। हम 2017 से इसके ऊपर बात करते चले आ रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं और उस पर हमने मार भी खाई। आप ये देखिए कि उस वक्त जो हमारा मजाक उड़ा रहे थे, जो 2017 में हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि इन्हें पुलिस ने मारा, इनकी औरतों पे लाठी चार्ज किया, 19 दिन ये बैठे रहे,
आज वो तमाम सियासी जमातें हमारी ही कही हुई पॉइंट्स को अपना क्रेडिट ले रही हैं। ये इतनी बड़ी कामयाबी है सिर्फ पाक सरजमीन पार्टी की नहीं, ये कराची की और कराची से लेकर कश्मीर तक के जो लोग हैं, ये उनकी इतनी बड़ी कामयाबी है कि आज पीएसपी की उठाए हुए जो मुतालबात थे, आज वो तमाम पाकिस्तान या सिंध की जो सियासी जमातें हैं, आज वो उनकी ज़रूरत बन गया है। एक बात। दूसरी बात ये कि आपने अभी जमात इस्लामी के जो है वो उसका कहा कि भाई उनके साथ मुआहदा हो गया है, तो मेरी प्यारी बहन, मेरी दोस्त, हमारे पास ताहाल जो है ना वो मुआहदा आया है और ना हमारे पास अभी उसके बारे में कोई इत्तला है। हाँ, मीडिया से ज़रूर हमें ये पता है कि इस मामले में हुआ है। तो जहाँ तक पीपल्स, और फिर आपको ये पता है कि 23 जनवरी से पाक सरजमीन पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब तक हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है उसके साथ हमारे 3 दौर हो चुके हैं, मुज़ाकरात के 3 अदवार हो चुके हैं। मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब, मैं दोबारा आती हूँ आसिया साहिबा, मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ और आपसे इस बात पे पूछती हूँ, मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल रहा है या निकलेगा? क्योंकि अब ये धरनों की सियासत, फिर मुआहदे और उससे आगे की कहानी होगा क्या, इस पर हम बात करते हैं। MKM पाकिस्तान से रऊफ सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑन कॉल। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। आज जो अदालत का फैसला आया है, जाहिर है ये तो आप लोगों की बड़ी कामयाबी है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि सिंध हुकूमत अदालत के इस फैसले पर अमल दरामद करेगी? देखिए, ये तो अदालत का काम है कि वो अपने फैसले पे अमल दरामद कराए। और असल में मुझे तो पहली बात यह है कि इतना अरसा लगता है ऐसे मुकदमात जो कि अवामी नौइयत के हों, आवाम के मसाइल से ताल्लुक रखते हों, उसको तो बहुत हंगामी बुनियादों पर सुनना चाहिए, क्योंकि ये किसी मुकदमा नहीं है। लेकिन बहरहाल जो भी फैसला है तो एक बड़ी कामयाबी है इस सेंस में कि आवाम की बात सुनी जा रही है। मतलब हाई कोर्ट से भी रिव्यू किया है तो जो, और अफसोस की तो बात यह है कि हुकूमत को खुद चाहिए था ये सारी चीजें करने के लिए, बजाय इसके कि सियासी जमातें अदालतों में जाए, धरने दें, एहतजाज करें। हुकूमत के लिए, और फिर ऐसी हुकूमत जो जिसकी पूरे सूबे में हुकूमत हो, उसे तो किसी चीज से खौफजदा होने के बजाय कि सिंध में 23 या 24 जिले हैं, जिसमें 18-19 जिले तो इनके अपने मेयर और डिप्टी मेयर और तमाम लोकल बॉडी सिस्टम आएगा। तो अब कुल्ली इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह की जात है। अगर कुल्ली इख्तियार में दौड़ेंगे तो फिर उसमें ठोकरें खाएंगे, उसमें फिर ये तमाम चीजें होंगी। ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि कानून साजी हो रही है, उसमें पहले ही अफवाह तफहीम कर लिया जाए, लेकिन उसके अंदर इतने लकूना रख दिए जाते हैं, इतनी चीज़ें रख दी जाती है बढ़ा चढ़ा कर के अगर कोई एहतजाज हो तो उसमें फिर बातचीत की जाए, फिर एक ढोंग हो, फिर एक सियासी माइलेज हो, और उसके बाद फिर वो 1-2 लोगों की जाने चली जाए। मतलब एक जान की कोई। अच्छा रऊफ साहब देखें, एहतजाज तो आप लोग भी कर रहे हैं, एहतजाज जमात इस्लामी ने भी किया, एहतजाज पाक सरजमीन पार्टी भी कर रही है, तमाम जमातों का एक ही मुतालबा है, लेकिन क्यों MKM पाकिस्तान पर सिंध हुकूमत लसानियत का इल्ज़ाम लगाती है? तो ये तो समझने की बात है ना लसानियत की। क्या MKM कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ती है तो ये लसानी बुनियाद के ऊपर है? ये सेनेटर सैफ क्या लखनऊ के थे जिनको टिकट दिया गया था, या मियाँ अतीक जो थे दिल्ली से आए थे तो जिनको टिकट दिया गया था, या यहाँ पे सिंध के बाशऊर लोगों को टिकट देके अपने हल्कों से जिता के भेजा था, तो क्या ये लखनऊ हैदराबाद दक्कन से आए थे? अब मुझे बताइए, लसानियत का इल्जाम लगाने वाले फिर लखनऊ मुस्लिम लीग नून के ऊपर के अपने हल्कों से रायवंड से कभी ऐसा हुआ मुस्लिम लीग ने किसी पख्तून को टिकट दिया हो, किसी सिंधी को टिकट दिया हो, किसी महाजिर को टिकट दिया हो, या पीस पार्टी कभी लाड़काना से किसी महाजिर को टिकट, पठान को, पंजाबी को दे दे? अब ये है कि ये एक मुतवस्सित तबके की जमात है और मिडिल क्लास की जमात है, और ये बड़ा अलमिया है कि इस मिडिल क्लास जद्दोजहद को बलडोज करने के तमाम तरीके और हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। आज आप उठा के अदालतों में देखें, मीडिया ने हमारे खिलाफ जो छोटे छोटे झूठे मुकदमात कायम किए थे, अदालतों ने एक लम्हे में, निचली अदालतों ने एक लम्हे के अंदर उन केस को उठा के फेंक दिया कि ये झूठे मुकदमात हैं। 5-5 साल 6-6 साल जेल में डाल के रखा।
पूरी एमक्यूएम की क़यादत को अदालतों के कटघरों में खड़ा करके अपनी तारीफ में समझ रहे हैं कि हम, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि आवाम के अंदर आवाम इन बातों को समझते हैं। हम तो अपनी पूरी जद्दोजहद, अपने पूरे कद और पूरे रऊफ साहब देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान एक बड़ी स्टेक होल्डर जमात है कराची की, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जो मुतालबा है आप लोगों का, वही मुतालबा तमाम अपोजिशन जमातों का है। क्या बेहतर ना होता कि एमक्यूएम पाकिस्तान तमाम जमातों को मिला के कोई एक बड़ा एहतजाज करती, उसका ज़ाहिर बड़ा प्रेशर भी होता? आपको बजाय ये कहने के आपको ये कहना चाहिए था कि हुकूमत इतनी कमज़ोर, इतनी खौफजदा है कि उसे एहतजाज पे आने के, अगर जमहूरी हुकूमत है, सियासी हुकूमत है, तो ये सारा का सारा फेलियर हुकूमत का है, बजाय इसके कि तमाम सियासी जमातें एक नुक्ते में। भाई हुकूमत एक माँ की तरह होती है, इस्टेब्लिशमेंट एक माँ की तरह होती है। स्टेट जो है वो यहाँ तक नौबत क्यों आने देती है एक ऐसे कानून के ऊपर जिसके ऊपर धरने दे रहे हैं तमाम सियासी जमातें कह रही हैं। बात कहीं ज़्यादा बदतरीन जो एक्ट रहा है हुकूमत का रहा है। सही। हुकूमत को क्या मतलब है 2-4 लाशें गिनने के बाद ये कानून साजी करेंगे? ऐसे कानून साजी होती है दुनिया भर में? क्या महज़ब माशरे में ये होता है? या महज़ब माशरे का बनने की कोशिश करने वालों को मेरा तो सवाल सबसे बड़ा है कि इस शहर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए, इस शहर से सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए, इस शहर के साथ सब कुछ होता रहा। इसकी जिम्मेदारी अगर आप ये कहें कि उनको पता नहीं था तो ये उनकी कोताही है कि उनको नहीं पता, उनको क्यों नहीं पता था कि ये सब हो रहा है। इस शहर के अंदर सिर्फ बल्दियाती कानून नहीं है, ये तो नजरें हटाने के लिए किया गया है। यहाँ के बुनियादी हुकूक छीन लिए गए हैं। यहाँ पर बेरोजगारी की हालत में कि सिर्फ 2 ग्रेड और 3 ग्रेड की नौकरी के लिए भी इश्तिहारात के ऊपर पाबंदी है। यार इस तरीके से थोड़ी होता है। इस शहर के अंदर सिर्फ महाजन सारे गरीब लोग बस रहे होते हैं। एक तरफ तो यानी पूरी की पूरी एमक्यूएम की क़यादत को दीवार से लगा के और इस तरीके से ह्यूमिलेट किया गया है। ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि एमक्यूएम की क़यादत को ह्यूमिलेट किया गया, एक तरफ लगा के, और उस तरीके से सियासत नहीं की जाती जैसे सिंध हुकूमत करिए। बहुत शुक्रिया आपका। हमें बिलाल गफ्फार साहब भी ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक साहब से, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। बिलाल साहब, आप भी अपोजिशन में, लेकिन आप लोगों का एहतजाज उस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से जमात इस्लामी ने 28 दिन का धरना दिया, आज PSP भी एहतजाज करी, एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी एहतजाज किया, फिर ख़ास तौर पर जो आपको आवाज़ बननी चाहिए थी खास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्दियाती एक्ट के खिलाफ, वो नहीं बनी। अब जो आज अदालत का फैसला आया है उसको किस तरह से देख रही है तहरीक इंसाफ, और आप लोगों का आगे का लाहेअमल क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। लेकिन सबसे पहले जो सिंध बल्दियाती बिल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो अवाम की उमंगों के मुताबिक है, खुशाइन है, और इसमें आज जमहूरियत पसंद जमातों की ये एक जीत है। इस फैसले के बाद पता चल गया है कि जो सिंध हुकूमत की जो डिक्टेटरशिप सोच, जो वो एक ऐसा निज़ाम लाना चाहती थी जिसमें डिक्टेटरशिप हो, और अब आप देखें जो सीरियस कंसर्न शो किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात शो किए हैं इस बल्दियाती एक्ट पे, अब ये लाजिम करार दिया गया है कि सिंध की तरक्की के लिए एक नया बल्दियाती निज़ाम लाना चाहिए, चाहे असम्बली के अंदर हो या असम्बली के बाहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले दिन से ये डिमांड रखी है कि एक नया बिल लाया जाए जो 2001, 2013, 2015 हम किसी को बिल्कुल ही नहीं मानते। एक नया अफेक्टिव, एफिशिएंट, कॉम्प्रिहेंसिव बल्दियाती निज़ाम के लिए एक बल्दियाती बिल लाया जाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाए। साथ साथ एक सेलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त के अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी और हमारे कुछ MPs ने 16 महीने पहले असेंबली में एक बिल प्रेजेंट किया था। वो क्यों, मैं सवाल पूछता हूँ कि पीपल्स पार्टी वालों ने वो फ्लोर पे नहीं आने दिया। वो एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल हमने दिया था। फिर उसके बाद हमने स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस की जिसमें सिर्फ हम नहीं थे, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी, बिजनेसमैन के रिप्रेजेंटेटिव थे, आपके ट्रेड एसोसिएशंस थे, इंडस्ट्रीज के थे। उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट किया। और हमारी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है कि ये जो मौजूदा बल्दियाती बिल है
ये आपके आइन के खिलाफ है। ट्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 140A चाहते हैं, और 140A क्या वही फैसला अदालत ने भी दिया है। बिलाल गफ्फार साहब, वक्त की कमी है क्योंकि अब आगे ही देखना है कि इस मसले को किस तरीके से आगे इम्प्लीमेंट करती है। आसिया साहिबा से ज़रा बात करें। आसिया साहिबा, अब PSP का अगला लाहेअमल क्या है? आपने कहा 3 अदवार हो चुके हैं मुज़ाकरात के सिंध हुकूमत से, तो क्या आपका भी कोई मुआहिदा होगा? कुछ इस तरह के चांसेस हैं कि PSP भी कोई मुआहिदा करेगी? देखें, PSP एक बिल्कुल मुख्तलिफ मैटर के ऊपर खड़ी हुई है और हम एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, जब पहले दिन 23 जनवरी को पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट का वफ्द पाकिस्तान हाउस आया था, तो वो हमारे 70% से 75% जो हमारे मुतालबात थे वो तो पहले दिन ही वो माने हुए थे ना। हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम ऊपर कमरे की मीटिंग रूम से हम उतरते, नीचे मीडिया के सामने आते और कहते कि जी हमारा हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हमारे 75% जो हमारे मुतालबात थे वो तो सिंध गवर्नमेंट ने हमारे आज ही एक्सेप्ट कर लिए और हमें कहा भी क्या कि चलें अभी के अभी करते हैं। द पॉइंट इज़ दैट कि देखें, एक क्या 100 महकमे भी अगर वज़ीर आला या सिंध गवर्नमेंट बल्दियाती हुकूमत के हवाले कर दे, मेयर के अंडर कर भी दे और उसको PFC के थ्रू वसाइल प्रोवाइड ना करे, तो फिर ये आपके 100 के 100 महकमे जो है ना ये बेमायने हैं। बेमाने हैं, लेकिन अब वही बात है ना कि आपका धरना कोई रोता हुआ कहेगा या जमाते इस्लामी का एहतजाज या फिर MQM का एहतजाज सबके मुद्दे की है ना, लेकिन करना तो सिंध हुकूमत ने है। अब वो सिंध हुकूमत क्या करती है क्या नहीं करती ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आसिया इसाक साहिबा। हमारे साथ बिलाल गफ्फार साहब मौजूद थे, अब्दुल रशीद साहब जमात इस्लामी से। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, लेकिन वापस आएंगे तो बात करेंगे मियाँ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स की जो कि लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है और हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब, उनसे हम बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मियाँ नवाज शरीफ की तिब्बी रिपोर्ट जो कि आज लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई है वो मेरे सामने है, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल। इसमें डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ में मुब्तला हैं जिसका इलाज अभी होना बाकी है। फिर वो लिखते हैं कि माई ओपिनियन रिगार्डिंग इट्स ट्रैवल टू पाकिस्तान एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन इट्स हेल्थ remains the same as mentioned in my earlier medical reports. Until then, he should remain on medical treatment in London under the care of the doctors with the multiple specialties. तो ये और साथ ही साथ वो लिखते हैं कि अगर उन्होंने ट्रैवल किया तो कोरोना की सूरत हाल में वो उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। वो जहनी दबाव में है अपनी एहलिया के इंतकाल के बाद से, और ज़ाहिर अगर वो जेल जाएंगे तो ये जहनी दबाव मज़ीद बढ़ सकता है। और ये अपनी आखिर का जो पैराग्राफ है उसमें डॉक्टर लिखते हैं, और फयाज शॉल नाम है इनका डॉक्टर का। इसी पर हम बात एहसान साहब से। राना साहब, जब से ये रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी तो ज़ाहिर हम ये जानते हैं कि मियाँ साहब बीमार हैं और वो इलाज की गर्ज से ही गए थे लंदन, और उसके बाद ज़ाहिर वहाँ पर इलाज तो खैर उनका भी शुरू नहीं हुआ। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आई है उससे पहले ये कुछ मुस्लिम लीग नून के लोग बातें कर रहे थे कि मियाँ साहब आने वाले हैं, मियाँ साहब वतन वापस आ रहे हैं। फिर बड़ी बातें हुई और ये किसी और ने नहीं कहा, ये तो मुस्लिम लीग नून के बड़े लोगों ने कहा, बड़े सीनियर रहनुमाओं ने कहा। तो क्या नहीं मालूम था उनको कि उनकी हेल्थ इतनी इजाज़त नहीं देती कि वो ट्रैवल कर सकें, और आज मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियाँ साहब की जब भी बात हुई है सब अरकान जो हैं जो PMLN से बिलोंग करते हैं उन्होंने यही कहा कि उनका हेल्थ का भी इशू है, और जब वो हेल्थ का इशू पहले है और फिर उसके बाद जो आप कहें कि अदालती निज़ाम और यहाँ हर बंदे को जो है एहतसाब किस किस्म का मिलता है, सिलेक्टिव मिलता है, वो दूरी सेकेंडरी वो बात है, लेकिन पहले उनकी हेल्थ की बात ही है। और आज एक मेडिकल प्रोफेशनल ने जो है इस चीज़ को दोबारा सर्टिफाई कर दिया है कि उनको हार्ट की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और उनकी जो करंट सिचुएशन है उनमें उन्होंने तजवीज़। राना साहब, ये वही मुआलिज हैं जो पहले भी इलाज करते रहे, डॉक्टर साहब हैं जो मियाँ साहब का इलाज करते रहे, या कोई और डॉक्टर हैं? देखिए, मुझे इन डॉक्टर की डिटेल नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली अगर वो UK के अंदर उन्होंने देखा है तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी, वरना सबसे पहला काम जो PTI करेगी उसको चैलेंज कर दे। तो ऐसे नहीं, आई एम श्योर वो एक
जो भी ऑथराइज्ड होंगे और वहाँ के बोर्ड के सर्टिफाइड डॉक्टर होंगे। लेकिन अब इससे देखें, रिक्वायरमेंट थी, जो गारंटी की जो शहबाज शरीफ साहब ने दी थी, वो भी पूरी हो गई। जो है हाई कोर्ट के अंदर जो है मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई और उससे वाज़ेह हो गया कि मियाँ साहब की जो करंट हेल्थ कंडीशन है वो नंबर 1 वो कोविड के एक हाई रिस्क पेशेंट बन सकते हैं, तो कोविड के लिहाज से भी उनको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। नंबर 2, उनको जो है ये कहा है कि वो वॉक करें और अपनी जो एक्सरसाइज की रूटीन बरकरार रखें। नंबर 3 ये कि उनको जो है अगर कोई कंफाइनमेंट से जो स्ट्रेस आता है या और मामला है, वो उनके दिल के लिए जो है वो खतरा बन सकते हैं उनकी जिंदगी के लिए। तो मैं समझता हूँ इससे काफी ज्यादा जो सवालात ओवरऑल। राणा साहब, तकरीबन 1.5 साल हो गया गालिबन मियाँ साहब को गए। जी बिल्कुल, 1.5 साल हो गया, तो इस 1.5 साल में इलाज क्यों नहीं शुरू हो सका उनका? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि जब से कोरोना वहाँ मौजूद है तो तब से जो है कोई बड़ी सर्जरीज वगैरह से अवॉइड किया जाता है, और इस माहौल के अंदर जो है वो एक जब वो हालात बेहतर होंगे यूके के अंदर तो वो ज़रूर जो है वो अपना इलाज वैसे इलाज उनका चेकअप होते हैं उनके, और रेगुलर जो है डॉक्टर उनको रेगुलरली चेक भी करते हैं। लेकिन जो कोई बड़ी मेजर सर्जरी होनी है वो भी उसकी डेट भी डॉक्टर डिसाइड करेंगे। लेकिन देखें राणा साहब, मियाँ साहब की सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो ट्रैवल कर सकें, इस तरह की कंडीशन भी नहीं है कि उनका इलाज शुरू किया जा सके। फिर सियासी मंजरनामे में उन सियासत में उनकी वापसी की बातें, ये कहा जाना कि 2023 के इलेक्शन में मियाँ साहब मुस्लिम लीग नून की सियासत में नजर आएंगे, फिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब उनकी हेल्थ इजाजत, और जब हेल्थ इजाजत समझते हैं कि सियासत का भी हिस्सा बनेंगे, और वो सारे जो पाकिस्तान भी जरूर वापस आएंगे, और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि उनका इलाज जो है वो कभी वहाँ डॉक्टर समझेंगे कि इनकी सर्जरी हो सकती है या जो इंटरवेंशन का इंतजार कर रहे हैं वो हो सकता है, उसके फौरन बाद मियाँ साहब जो है वो जरूर वापस आना चाहिए। देखिए, आप भी जानते हैं कि ये साल जो है वो इलेक्शन कैंपेन का साल है, 2023 इलेक्शन का साल है। मुस्लिम लीग नून ने खुद सोचा तो होगा ना कि आगे किस तरीके से लेकर चलना है मामलात को, और जिस तरह आप लोग बड़े पुरुमीद हैं कि अगली हुकूमत आपकी होगी, मियाँ साहब नहीं होते हैं तो फिर कौन होगा वज़ीर आज़म का उम्मीदवार? ये सब कुछ प्लानिंग तो होगी ना मियाँ साहब की सेहत को देखते हुए, सोच तो रही होगी मुस्लिम लीग नून। देखिए, हमारी जो पार्टी है वो वन मैन शो ही है। हमारी पार्टी में काफी एक लंबी फहरिस्त है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सदर, हमारे पास सॉरी मैं सुन नहीं पाया, आपने क्या कहा? वन मैन शो है? नहीं, वन मैन शो नहीं है। मैंने कहा हमारे पार्टी में वन मैन शो नहीं है। हमारी क़यादत की बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसके अंदर हमारी जो और उनको गाइडेंस मियां नवाज शरीफ जरूर देते हैं, चाहे वो लंदन में हो, जब यहाँ पाकिस्तान में जेल में थे तब भी उनसे मुशावरत होती थी, जब वो उनसे मिलने लोग जाते थे उनसे जरूर पॉलिटिकल मामला डिस्कस होते थे। तो हमारी पार्टी में क़यादत का कोई फुकदान नहीं है अंडर द गाइडेंस ऑफ मियां नवाज शरीफ। तो हमें कोई इस चीज के अंदर जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा कि अगला जो है वो इलेक्शन कैंपेन कैसे लड़ी जाएगी, पार्टी के मामला आगे कैसे लेके जाएंगे, और बड़े अच्छे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पार्टी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी इस बदतरीन अकाउंटेबिलिटी जो कि एक फाशिस्ट हुकूमत की एक तो मजबूत उम्मीदवार जो होंगे वो मियां शहबाज शरीफ होंगे मियां नवाज शरीफ के एब्सेंस में। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सदर होते हैं पार्टी के और जो ऑपोजिशन लीडर होते हैं जनरली वही होते हैं, लेकिन इसका हतमी फैसला जो है तो मियां नवाज शरीफ अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ मिलकर करेंगे। तो इसमें भी कोई, मैं समझता हूँ कि ये जब टाइम आएगा तो ये चीज़ भी अयां हो जाएगी कि कौन होंगे। हम नहीं समझते कि ये इस वक्त जो है ये इसमें कोई बहुत क्लैरिटी आ जाए अभी। वैसे तो क्लियर होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो अपोजिशन लीडर होते हैं वही आगे जाके एक जो है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होते हैं, बट हतमी फैसला जब होगा वो आपको क्लियर कट जो है वो आगे आपको जरूर। अच्छा राणा साहब, देखिए मियाँ साहब की तबीयत इजाज़त नहीं देती कि वो ट्रैवल कर सकें, वो आ सकें, उनको वहाँ इलाज करवाना है। यहाँ आएंगे तो ज़ाहिर है उनको जेल जाना पड़ेगा, और ये सारे सर्कमस्टांसेस सबके सामने हैं। अब इस
जो तिब्बी रिपोर्ट जो आज पेश की गई है लाहौर हाई कोर्ट पे, इस पे हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, आपने भी बयानात सुने होंगे कि कुछ भी नहीं है और ये अपना कोई डॉक्टर पकड़ के ये रिपोर्ट जमा कराई गई है, लेकिन हुकूमत ये समझती है कि इसको चैलेंज भी किया जाएगा अदालतों में और हुकूमत का जो प्लान है मियाँ साहब को वापस लाने का वो लाएगी हुकूमत। तो आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा? देखिए, हुकूमत जो करना चाहती है वो करे। वो हाई कोर्ट जो है वो राइट फोरम है। अगर हुकूमत को इस पे कोई ऑब्जेक्शन है, और जो गारंटी दी थी उसमें भी एक लायमल बना के दिया गया था, जो बेल दी थी मियाँ साहब को, तो उसमें एक लायमल बनाया हुआ है कि किस तरीके से इस रिपोर्ट की तस्दीक की जा सकती है, किस तरीके से हाई कमीशन जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है ब्रिटेन में, उसका जो एक मेंबर है वो अपॉइंट होगा और वो चेक कर सकता है, वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है, उससे तस्दीक कर सकता है। तो ये वो सारे तरीक़ाकार हैं जिससे इसको ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। तो हमें तो कोई इसमें इख्तलाफ नहीं है कि अगर हुकूमत चाहे इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, या अगर उसके कोई ऑब्जेक्शन हैं वो रेज करना चाहे कोर्ट में, तो जरूर करे। उसका जवाब हम वहाँ जो है वो सबमिट करा देंगे। लेकिन हुकूमत, मैं समझता हूँ कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि जिस बुनियाद पे हमें बेल दी गई थी, हमने 100% कंप्लायंस की है, और जो गारंटी शहबाज शरीफ साहब ने दी थी एग्जैक्टली उसके मुताबिक ही मियाँ साहब का इलाज जारी है। और उसकी कोर्ट में। ठीक है राना इंसान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम तर सूरत में आगाह कर रहे थे कि मियाँ साहब का इलाज फ़िलहाल कोविड की सिचुएशन को देखते हुए हो नहीं सकता, लेकिन उनका इलाज होगा तभी वो वतन वापस आएंगे, उससे पहले वो नहीं आ सकते हैं। तो प्रोग्राम के हिस्से में ज़रा कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातें हैं उस पर बात करेंगे। हमने देखा कि 2022 का जो पहला महीना था, यानी कि जनवरी का महीना, उसमें भी जो अवाम है, शहरी हैं कराची के, वो डाकुओं की जो है वो रहमो करम पे रहे, अपने गली मोहल्लों सड़कों पर लुटते रहे। और ख़ास तौर पर हमने देखा कि जराइम का जो रेट है वो बढ़ गया जनवरी 2022 में। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सिर्फ 12 घंटे की जो रिपोर्ट सामने आई कि सिर्फ 12 घंटे के दौरान जो मुसल्ला स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उन्होंने 7 शहरियों गोली मार दी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हमने देखा कि एक तो डकैती की वारदातें हो रही हैं और डकैती की वारदातों में मज़ाहिमत पर कत्ल के वाक़यात बढ़ गए हैं। लोगों को दिन दहाड़े गोलियां मारी जा रही हैं, कभी घर के सामने, कभी गलियों में, कभी सड़कों पे, कभी आम शाहराहों पे एक लूटा मारी है। और ऐसा लगता है कि इस शहर में कोई है नहीं, एक जंगल का कानून है जो कि लगता है कि कोई कानून नहीं है। खारादर में हमने देखा, वहाँ पर एक मेडिकल स्टोर पर मुल्जिमान ने फायरिंग की और वहाँ पर 4 अफराद को ज़ख्मी किया। हाजी इस्माइल रोड पे भी यही वाक़या पेश आया। नया नाज़िमाबाद जलील रोड पर यही जो है वो सूरत हाल हुई। तो कराची में जो जनवरी 2022 और पिछले कुछ 12-13 घंटे में सूरत हाल खासी गंभीर रही है। बहुत ही अजीब सूरत हाल है माह जनवरी पूरा अगर हम देखें। सलमान सलीम से बात करते हैं, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, ये बताइएगा, एक तो हम देख रहे हैं कि क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो डकैती मज़ाहिमत पर लोगों को मार दिया जा रहा है डाकुओं की जानिब से, कई अफराद कत्ल हो चुके हैं, ये चीज़ भी बहुत बढ़ गई है। पुलिस कहीं आपको नज़र आती है कि पुलिस कहीं हरकत में हो और पुलिस कोई कार्रवाइयाँ कर रही हो, CCTV कैमरों की मदद से कोई गिरफ्तारियाँ हो रही हों? जी बिल्कुल, देखें समझिए, बिल्कुल ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं ये रोज ब रोज बढ़ती जा रही हैं। और अगर हम लोग गुज़िश्ता घंटे की बात कर रहे हैं तो डकैती मुज़ाहमत के ऊपर तकरीबन 7 अफराद जो हैं उनको गोलियां मारकर जो है वो जख्मी कर दिया गया है। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो पूरा इस एक माह के अंदर जो सारे मामला हुए हैं उसके अंदर देखें तकरीबन 300 के करीब जो है वो गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, 12-13 के करीब जो है वो गाड़ियाँ असले की अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। इस वक्त भी हमने ये देखा कि डिफेंस, कराची का जो इलाका है डिफेंस, उसमें भी बहुत ज़्यादा वारदातें हो गई हैं। पुलिस जो है वो वारदातों को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम है। और साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो पुलिस जो है ये दावे करती दिखाई दे रही है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं उनकी रोकथाम के लिए जो है वो सारे इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कोई इकदाम जो है वो मौसर नहीं है। कराची में रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो 100 के करीब जो है वो मोबाइल फोन छीने जा रहे हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की वारदात जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। ये पुलिस जो है वो कोई
हिकमत अमली तैयार करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है। जिसमें कराची से जब हम इस हवाले से रब्ता करते हैं या उनका मौक़िफ़ लेने की बात करते हैं तो उनका जो है वो यही मौक़िफ़ सामने आता है कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बरकरार है। हम ये देखते हैं कि जिला सेंट्रल हो, जिला साउथ हो, जिला ईस्ट हो, इन तमाम जिलों के अंदर जो है। सलमान, आप ये कह रहे हैं कि कोई इलाका महफूज नहीं है कराची का। पहले तो ये मखसूस इलाके होते थे कि जहाँ ज़्यादा वारदातें होती थी, जहाँ ज़्यादा शहरी अपने आप को गैर महफूज समझते थे। अब आप ये कह रहे हैं कि कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर शहरी महफूज समझें। देखिए, बिल्कुल जिला बस्ती की हम लोग बात करें तो वहाँ पे मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की वारदातें जो है वो उसमें होशोबा इजाफा देखा जा रहा है। जिला ईस्ट के अंदर बात करें क्राइम की वारदातें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। जिला साउथ के अंदर बात करें तो 2 मोटरसाइकिल सवार जो है वो मुल्जिमान उनको पुलिस पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है। वो घरों की दहलीज के ऊपर आए हुए लोगों को जो है वो लूट लेते हैं और बआसानी फरार होने में कामयाबी हो जाते हैं। इस हवाले से जब हमारी की बात हुई मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के हवाले से तो उनका ये कहना है कि इससे कबल भी जो है वो वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया है। ताहम मजीद जो है वो मुल्जिमान भी आज़ाद घूम रहे हैं जिनको पकड़ना जो है वो बाकी है। इलाकों की अगर हम लोग बात कर लें तो जिला वसी जो है वो शहर का सबसे बड़ा इलाका है और वहाँ पे वारदातें करने के लिए ज्यादातर जो मुल्जिमान टाउन, बल्दिया टाउन और एरिया, इन जगहों से जो है वो आते हैं और बासानी वारदात करके जो है वो फरार हो जाते हैं। जिला बस्ती एक कराची का जो है वो सबसे बड़ा जिला है। इसको कंट्रोल करने में जो है वो SSP सेंट्रल काफी इकदाम कर रहे हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि SSP सेंट्रल हो, SSP ईस्ट हो या SSP साउथ हो, ये जो है पुलिस पार्टियां तश्कील जो है वो दी नहीं है, लेकिन पुलिस पार्टियां जो है वो काम नहीं कर रही हैं। थानों की मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। SSP सेंट्रल की जानिब से जो है कुछ सालों के ऊपर मॉनिटरिंग का अमल जो है वो शुरू किया गया है और कुछ पुलिस वाले भी जो है वो इसके अंदर मुलविस पाए गए हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ, जिस तरीके से हमने जो एक शहरी था जो जिसकी अभी शादी हुई थी उसको घर के बाहर जिस तरह डकैती मज़ाहिर पर कत्ल किया गया, उसके पीछे हमने देखा कि पुलिस कांस्टेबल था जिसने ये वारदात की थी। बहुत शुक्रिया आपका सलमान सलीम, हमें तो सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं कराची में बढ़ते क्राइम की और साल 2022 का पहला महीना जिसमें सबसे ज़्यादा क्राइम रेट देखा गया और डकैती मज़ाहिमत पर लोगों कत्ल के वाक़यात भी हमें ज़्यादा देखे। इसी पर हम बात करेंगे। SSP सेंट्रल मुर्तज़ा तबस्सुम साहब हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आपका SSP साहब। ये जो वाक़यात बढ़ गए, सेंट्रल हो, साउथ हो, वेस्ट हो, हर तरफ बहुत ज़्यादा ये वाक़यात बढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है और पुलिस क्या कार्रवाइयाँ कर रही है इन मुल्ज़िमान के खिलाफ? देखिए जी, ये जो जनवरी के महीने में हमने क्राइम का स्ट्रीट क्राइम का बढ़ता हुआ ट्रेंड देखा है, इसकी बेशतर रीजन हैं और ख़ासतौर पर एक रीज़न ये है कि जो अफगानिस्तान जो अफगानी का थोड़ा बहुत इन्फ्लो है, फिर KPK और पंजाब में सीवियर वेदर होने की वजह से जो है वो क्रिमिनल सिम करते हैं और कराची जो है वो सबसे ज़्यादा उनको सूट करता है मेट्रोपॉलिटन सिटी होने की वजह से। ये सिर्फ इस जनवरी में नहीं है, ये हर साल जनवरी में आप अगर रिलेटिवली क्राइम ट्रेंड देखें तो दिसंबर लेकर और फेब के 15 फेब तक क्राइम ट्रेंड में जो है ना इजाफा देखा जाता है। इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम की और भी बहुत सर आप ये कह रहे हैं कि ये कोई महीने होते हैं जिसमें क्राइम रेट बढ़ जाता है, लेकिन हमने तो कई महीनों से ये देखा है क्राइम रेट बढ़ चुका है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ईद, अगर आप ईदें देखें तो ईद से पहले क्राइम रेट ऊपर जाता है, फिर जैसे ईद होती है तो क्राइम रेट नीचे चला जाता है क्योंकि लोग जो है वो गाँव को कराची छोड़ के चले जाते हैं ईदों पे। तो ये बड़े मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सर अगर ये फैक्टर्स मालूमात हैं पुलिस को तो इससे पहले इकदाम क्यों नहीं किए जाते क्राइम को रोकने में? किए जाते हैं, देखिए जी इकदाम किए जाते हैं, कर भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि शहर को ऐसे छोड़ा हुआ है। 2-3 करोड़ की आबादी का शहर रात को सोता है। स्ट्रीट क्राइम में इजाफा जरूर है, उसके ऊपर हमें कंसर्न भी बहुत ज्यादा है। सर सिर्फ स्ट्रीट क्राइम नहीं, लोगों को जो कत्ल किया जा रहा है वो वाकयात बहुत बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर गोली मार दी जाती है सीधा। देखें इस बार ये ट्रेंड देखने में आया है कि जो स्ट्रीट क्राइम में इजाफा तो इस सीजन में होता ही है, बट हमने देखा है कि जो एलिमेंट ऑफ वायलेंस है ना वो इस दफा देखने को आया है और उसके ऊपर हम भी एग्रेसिव पॉलिसी अपना कर इनको जो है ना वो हमने इंटेलिजेंस बेस के ऊपर इनके ऊपर रेड कर रहे हैं। अगर आप देखें मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछले कुछ 7 या 8 एनकाउंटर हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस बिल्कुल इकदाम नहीं कर पर सोई हुई है, ऐसा नहीं है।
ये जो वायलेंस एलिमेंट है, ये ड्रग एडिक्ट्स हैं, इनको सर्दियों में सीवियर डिमांड होती है, जो हमारी एक एप्रीहेंशन है। सर सीसीटीवी की फुटेजेस आजकल हमारे पास होती हैं, उसमें चेहरे भी वाजे होते हैं। गिरफ्तारियां कितनी अमल में लाई गई हैं अब तक, अगर हम सिर्फ आपकी सेंट्रल की बात करें? देखिए, मैं पूरे कराची की फिगर तो मेरे पास नहीं है, बहुत सारे सेंट्रल की है। हाँ, मैं सेंट्रल की बात कर रहा हूँ। मेरे पास सेंट्रल की भी एग्जैक्ट फिगर तो इस वक्त नहीं है, बट हमने तकरीबन मोर देन 50% जो वारदातें हैं उसके हमें या तो हमने गिरफ्तार कर ली हैं, या फिर हमें पता है कि टारगेट हमारे वो है, हम इनके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इंशाल्लाह हम इसको पकड़ेंगे और ये क्राइम नीचे आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से। नेक्स्ट मंथ से आप कह रहे हैं नीचे आ जाएगा, और पेशगी इकदाम भी किए जाएंगे कि आगे अगर इस तरह की चीजें होती हैं कुछ महीनों में तो उस पर पुलिस इकदाम पहले से करेगी? जी जी, देखिए वो इकदाम तो मैं आपको टीवी पे नहीं बता सकता हूँ, हम इकदाम करेंगे। देखिए, ये जैसे ही एक ट्रेंड शुरू होता है, हम उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं, तो वो ट्रेंड चेंज होना शुरू हो जाता है, फिर हम अपनी स्ट्रेटजी उसके हिसाब से बदलते हैं। सही। तो ये तो एक क्रिमिनल्स का और उसका पुलिस का जो है ना, वो लगा रहता है कि वो अपने तरीके आजमाते हैं, हम अपने तरीकों से उनको अरेस्ट। सर लेकिन पुलिस को ये मालूमात होती है क्रिमिनल्स किस इलाके में छुपे होते हैं? ज्यादातर आउटस्कर्ट्स पे हैं, जो कराची के आउटस्कर्ट्स हैं, जैसे आउटर एरियाज है ना, जितने भी हैं पेरिफेरी पे है, वहाँ पे ये लोग ज्यादा आते हैं। और मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिट भी इसी वजह से होता है कि आउटस्कर्ट से जो क्रिमिनल आता है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को टच करता है और फिर वापस जाता है जी। तो आउटस्कर्ट्स में होते हैं, हमें इनके हाइड आउट्स का भी जनरली पता होता है कि जनरल एरिया कौन सा है, उसके ऊपर हम काम भी करते हैं। इंशाल्लाह काम हो भी रहा है और बड़े पैमाने पे हो रहा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फैब के महीने में बहुत अच्छी बेहतर पेशरफ्त होगी। बहुत शुक्रिया आपका एसएसपी सेंट्रल मुर्तुज़ा तबस्सुम साहब, हमारे आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कराची में क्राइम रेट अल्लाह करे कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि शहरी अपनी जान माल को बिल्कुल महफूज नहीं समझ रहे हैं, ना अपने घर के बाहर, ना गलियों में, ना शाहराहों पे, ना सड़कों पे। तो उम्मीद भी करते हैं कि पुलिस इकदाम करेगी, हुकूमत इस पर इकदाम करेगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।